हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पद के भेदों के अंतर्गत संबंध बोधक पद पढ़ने जा रहे हैं। संबंध बोधक जो है ये भी अविकारी का एक दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार आपने जाना क्रिया विशेषण। पिछली कक्षा में क्रिया विशेषण में आपने क्रिया विशेषण के बारे में जाना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर इसके आप भेदों के बारे में आपने जाना, उसके 4 भेदों के नाम जाने आपने कि 4 भेद कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक, उसके बाद स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो इस तरह के 4 भेद हो गए। अब आपको अविकारी शब्दों में अविकारी जो पद होते हैं उनमें आपका अगला भेद है संबंध बोधक अव्यय। आज आप पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। अब आप ये उदाहरण देखिए, मेरे घर के आगे अस्पताल है। मेरे घर के आगे अस्पताल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं के आगे लिखा हुआ है, इसको हमने रेखांकित किया है। दूसरा है नियम के विपरीत आचरण मत करो। नियम के विपरीत आचरण न करो। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रेखांकित किया गया है। रेखांकित किया गया है यानी कि इसी के बारे में बताया गया है। अब आप जानिए कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से एक बार आपको परिभाषा बता देती हूँ कि वे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य सभी शब्दों से उनका संबंध जोड़ता है। अब जैसे देखिए संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे देखिए संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के तुरंत बाद ये संबंध बोधक अव्यय आया है और ये फिर अस्पताल शब्द भी संज्ञा है। तो आपको परिभाषा में बताया गया है कि वे अव्यय शब्द, अब ये अव्यय शब्द के आगे तो जो कि वाक्य के जो संज्ञा और सर्वनाम हैं उनके साथ जुड़ते हैं और जुड़ करके उनको वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो वे सर्वनाम, वे संज्ञा, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि निर्धनता के मारे उसने आत्महत्या कर ली। निर्धनता के मारे जो शब्द है वह संबंध बोधक है। संबंध बोधक शब्द आपने ध्यान दिया होगा, निर्धनता शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के आगे संज्ञा के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों को जोड़ता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आज़ादी। फिर दूसरा है नियम के विपरीत आचरण मत करो। यहाँ पे के विपरीत शब्द जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। इसके पश्चात अगला उदाहरण है आज़ादी के पहले भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। आज़ादी के पहले भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। तो के पहले जो शब्द है वह संबंध बोधक अव्यय है। के पहले शब्द जो है वह संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। इन उदाहरणों में के मारे, के आगे, के विपरीत और के पहले, ये सारे शब्द जो हैं संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग विभक्ति
सहित तथा विभक्ति रहित दोनों ही रूपों में होता है। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग विभक्ति के साथ और विभक्ति के बिना भी होता है। कभी कभी दोनों प्रकार से होता है। अब जैसे इसलिए ये अव्यय 3 प्रकार के से प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी ये विभक्ति के साथ होते हैं, कभी कभी विभक्ति के बिना होती हैं और कभी कभी दोनों प्रकार से ये प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्कूल के सामने यदि हम कहते हैं स्कूल के सामने, तो स्कूल के सामने के जो है ये विभक्ति है, संबंध कारक का चिन्ह है। के सामने यहाँ पे के जो है ये संबंध कारक का चिन्ह है। अब अगला है पेड़ के नीचे। इसी तरह का दूसरा उदाहरण है पेड़ के नीचे। यहाँ पे भी जो के है शब्द के परसर्ग है वह कारक चिन्ह है। इसके बाद आपके इसमें है विभक्ति के रहित भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कि जीवन पर्यंत शब्द जो है ये विभक्ति के रहित। ये पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है और दूसरा जीवन पर्यंत। अब यहाँ पे दूसरा प्रकार जो है जीवन पर्यंत और आजन्म माने जीवन भर। और अगला है जीवन भर। तीन उदाहरण आपको दिए गए। एक आपको दिया गया जीवन पर्यंत शब्द, फिर आजन्म शब्द और जीवन भर शब्द। इन तीनों, इसके अतिरिक्त एक तीसरा भी प्रकार है इन दोनों प्रकारों के अलावा, जैसे कि पत्र के द्वारा और पत्र द्वारा। इसमें दोनों बिना विभक्ति के भी और माने विभक्ति के साथ और बिना विभक्ति के दोनों ही तरह से ये प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह से संबंध बोधक अव्यय जो है 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। पहला है विभक्ति के साथ और दूसरा विभक्ति के बिना और तीसरा दोनों प्रकार से। कोई ऐसा शब्द जैसे कि आपको अभी उदाहरण हमने दिया वह विभक्ति के साथ भी प्रयुक्त होता है, विभक्ति के बिना भी प्रयुक्त होता है। अब आपको संबंध बोधक अव्यय के प्रकारों के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला इसमें है संबंध बोधक अव्यय का प्रकार क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक। पहला प्रकार है संबंध बोधक का क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक। इसमें जो है क्रिया कुल ये संबंध बोधक जो है कुछ अव्यय, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण और सामान्य और संबंध बोधक दोनों का कार्य करते हैं। कुछ अव्यय शब्द क्रिया विशेषण का और संबंध बोधक दोनों का ही कार्य करते हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात जैसा कि नाम से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक, यानी कुछ संबंध बोधक शब्द ऐसे होते हैं जो कि क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और संबंध बोधक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसे क्रिया विशेषणों को क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब इसका उदाहरण आइए देखते हैं। इसका उदाहरण है राम जो है, राम श्याम से तेज दौड़ता है। राम श्याम से तेज दौड़ता है। तो राम श्याम से यहाँ तेज जो शब्द है से तेज ये परसर्ग के साथ है। यहाँ पे क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है
और साथ साथ में ये संबंध बोधक भी है क्योंकि ये परसर्ग के साथ है और साथ साथ में संज्ञा के पहले है। ठीक है, तो संज्ञा के पहले भी है और परसर्ग के साथ भी है, तो ये क्रिया विशेषण के रूप में भी माना जाएगा और संबंध बोधक अव्यय के रूप में भी माना जाएगा। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, कक्षा के अंदर बैठो। कक्षा के अंदर बैठो, यहाँ पे के अंदर जो शब्द है, के अंदर जो शब्द है ये क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक के रूप में भी इसका प्रयोग माना जाएगा क्योंकि परसर्ग के साथ है। के अंदर शब्द परसर्ग के साथ है, तो ये क्रिया विशेष ये होगा आपका संबंध बोधक, और अंदर शब्द जो है ये क्रिया विशेषण का है, तो ये दोनों रूपों में माना जाएगा। इस प्रकार इसका जो है आपने समझा कि किस प्रकार से इनका प्रयोग दोनों रूपों में होता है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर आपको बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या होता है। यदि अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंधित हो तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता भी बताए और साथ साथ वो अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध भी बताए, तब ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे आप देखिए उदाहरण, पूनम छत से के ऊपर है। पूनम छत के ऊपर है, यहाँ पे के ऊपर शब्द जो है वो संबंध बोधक अव्यय का कार्य कर रहा है। के ऊपर परसर्ग के साथ है। ठीक है, अब इसी को आप दूसरी तरफ पूनम ऊपर बैठी है, यहाँ परसर्ग नहीं है तो ऊपर शब्द स्थान वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई ऐसा शब्द हो जो क्रिया की विशेषता बताता हो और संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी जुड़ा हो, ऐसे को संबंध क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक कहते हैं। और आपने ये जाना कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या है। जब आपका परसर्ग के साथ रहे तो वो संबंध बोधक, और बिना परसर्ग के साथ हो तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपने अभी उदाहरण सुना, अभी एक और उदाहरण देती हूँ कि कुसुम शकुंतला से मधुर गाती है। कुसुम शकुंतला से मधुर गाती है, यहाँ पे देखिए गाने की विशेषता बता रहा है मधुर, तो यहाँ पे लेकिन के परसर्ग के साथ है। ठीक है, परसर्ग के साथ होने के कारण ये क्रिया विशेषण नहीं होगा, ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। अब इसी को आप दूसरे रूप में सुनिए, कुसुम मधुर गाती है। अगर ये बोला जाए कुसुम मधुर गाती है तो यहाँ गाना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो मतलब आपने समझ लिया होगा कि अगर परसर्ग के साथ है तो वह और संज्ञा क्रिया की विशेषता बता रहा है, परंतु वह एक तो परसर्ग के साथ है, दूसरा दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध करवा रहा है, तो वह संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, केवल क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। जैसे कि कुसुम मधुर गाती है, यहाँ गाना क्रिया की विशेषता बता रहा है मधुर, तो यहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण। और जब तुलनात्मक अंतर करके बताएंगे तो हो जाएगा क्रिया विशेषण संबंध बोधक। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार जानते हैं। ये दूसरा प्रकार है अन्य संबंध बोधक। पहला था क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक और दूसरा है अन्य संबंध बोधक। अन्य संबंध बोधक तरह तरह के अर्थ व्यक्त करते हैं। अन्य संबंध बोधक जो होते हैं वे तरह तरह के अर्थ व्यक्त करते हैं। उन जो तरह तरह के अर्थ व्यक्त करें उसे
अन्य संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अन्य संबंध बोधक अव्यय उन्हें हम कहते हैं जो तरह तरह के अर्थ व्यक्त करते हैं। अब आइए ये देखते हैं कि तरह तरह के अर्थ व्यक्त करने का मतलब क्या है। यहाँ पे जैसे कि कारणात्मक है, कारणात्मक यानी कि कारण व्यक्त कर बता रहा है। के कारण, इसमें शब्द आएगा के कारण, की दशा में, के द्वारा, के मारे और के हाथ। अब आपका इन शब्दों का यदि प्रयोग होगा तो ये हो जाएगा कारणात्मक संबंध बोधक। उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग करते हैं कि छात्र बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा। छात्र बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा। अब यहाँ पे आप देखिए, छात्र बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा, यहाँ पे के कारण जो शब्द है यह कारणात्मक है। ठीक है, कारणात्मक शब्दों का यदि प्रयोग किया जाए तो हो जाएगा कारणात्मक संबंध बोधक। अब दूसरा है इसका प्रकार संबंधात्मक, ये संभावनात्मक। तो इसके लिए यहाँ पे आपका शब्द है कि के लिए, के वास्ते, के खातिर, के हेतु और के निमित्त। अभी आपने जो जाना वो है संप्रदानात्मक संबंध बोधक। इसमें के लिए परसर्ग का प्रयोग हुआ है, के वास्ते, के खातिर, के हेतु और के निमित्त। इन सभी शब्दों का प्रयोग जब करते हैं तो वह संप्रदानात्मक संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे आप उदाहरण देखिए, सैनिक देश के लिए जान न्यौछावर कर देता है। सैनिक देश के लिए जान न्यौछावर कर देता है। यहाँ पे के देश के लिए, यहाँ पे देखिए संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसीलिए संप्रदानात्मक संबंध बोधक अव्यय यहाँ पे है। अब अगला देखिए व्यापकतात्मक, व्यापकता बोधक संबंध बोधक अव्यय। व्यापकता बोधक संबंध बोधक का चिन्ह है कि से और लेकर, से लेकर, से लेकर और तक पर्यंत, ये शब्द जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। व्यापकता बोधक जो है उसका उदाहरण है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। यहाँ पे तक शब्द का प्रयोग किया गया है। तक शब्द जो है ये आपका व्यापकता बोधक है। इसके पश्चात है संगति बोधक। अगला है संगति बोधक। संगति बोधक में यह बताया गया है कि इसमें जो है के साथ या के संग, के साथ या के संग, ये आपको नाम से स्पष्ट है हो रहा होगा। के साथ या के संग शब्द लगाकर जिनका प्रयोग किया गया है वो संगति बोधक कहे जाएंगे। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, यह दवा दूध के साथ खाना, यह दवा दूध के साथ खाना। यहाँ पे के साथ शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे के साथ शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये संगति बोधक संबंध बोधक का भेद है। अगला है अतिरिक्तता बोधक। अगला है अतिरिक्तता बोधक। के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के कारण। के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त और के अलावा, इन सारे शब्दों को हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे शब्दों से जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, इन सारे किसी वाक्य में यदि ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हों वे अतिरिक्तता बोधक माने जाएंगे। जैसे कि दुख में ईश्वर के बिना कोई सहायक नहीं होता। दुख में ईश्वर के बिना कोई सहायक नहीं होता।
अब अगला है तुलनात्मक। की अपेक्षा, की तुलना में, के स्थान और सदृश्य जैसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। की अपेक्षा, की तुलना में, के समान और के सदृश्य आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वे तुलनात्मक संबंध बोधक कहलाए जाएंगे। अब आपको उदाहरण दे देती हूँ कि मालविका की तुलना में माधुरी अधिक सुंदर है। मालविका की तुलना में माधुरी अधिक सुंदर है। यहाँ पे आपको तुलना सूचक शब्द है प्रयोग किया गया है। ये जो शब्द आपने देखा इसमें जो है तुलना की गई है, तो ये तुलनात्मक संबंध बोधक है। की अपेक्षा, की तुलना में और के समान और सदृश। अब अगला इसका वाक्य देख लीजिए। मालविका की तुलना में माधुरी अधिक सुंदर है। विकल्पात्मक इसका अगला भेद है। विकल्पात्मक के बदले, की जगह और में या पर। की जगह या के बदले या में या पर। अब जैसे ये वाक्य आप देखिए, आज रोटी की जगह खाने में पूरी मिलेगी। आज रोटी की जगह खाने में पूरी मिलेगी। अब यहाँ पे की जगह जो है ये क्या है, ये विकल्पात्मक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, विकल्प, रोटी की जगह पूरी मिलेगी यानी विकल्प बताया गया। जहाँ पे विकल्प से युक्त वाक्य हो वहाँ पे विकल्पात्मक संबंध बोधक का प्रकार होता है। अगला है अनु और प्रतिकूलता बोधक। अनुकूलता और प्रतिकूलता बोधक। अब जैसे कि के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के अनुसार और के अनुकूल, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए जहाँ पे वाक्य बना दिखे वो जो है हो जाएगा अनुकूलता या प्रतिकूलता बोधक। जैसे वाक्य देखिए, गवाह ने वकील के अनुसार बयान दिया। ये अनुकूलता बोधक है। गवाह ने वकील के अनुसार बयान दिया। अब इसका अगला है संबंधात्मक। इसका अगला भेद है संबंधात्मक, जिसमें के बाबत, के विषय में ये दोनों शब्द का प्रयोग मिलता है देखने को। आज प्रधानमंत्री आतंकवाद के बाबत भाषण देंगे। आज प्रधानमंत्री आतंकवाद के बाबत भाषण देंगे। तो देखा आपने, कुछ प्रकारों को जाना। आप जो है फिर से एक बार उसकी पुनरावृत्ति करवाती हूँ कि संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो कि वाक्य में परसर्ग के साथ प्रयुक्त होते हैं और साथ में संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। ये पहचान है कि जो संबंध बोधक शब्द होते हैं वे संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से वे जोड़ते हैं। अन्य शब्दों से वाक्यों का उनका संबंध जोड़ते हैं। अब ये जो है संबंध बोधक अव्यय में ये पहचान है कि उसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी बिना विभक्ति का भी प्रयोग होता है और कभी कभी एक कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें विभक्ति और बिना विभक्ति दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। एक ऐसे शब्द होते हैं जिनमें विभक्ति के प्रयोग के द्वारा हम इसको वाक्य बनाते हैं और एक ऐसे शब्द होते हैं संबंध बोधक के जो कि बिना विभक्ति के प्रयोग के हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे शब्द होते हैं जिनका दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है, यानी कि परसर्ग के बिना भी
और परसक के साथ भी। जिसमें आपको उदाहरण हमने बताया था कि स्कूल के सामने या पेड़ के नीचे, ये परसर के नीचे या स्कूल के सामने न, छत के ऊपर, ठीक है, पेड़ के नीचे बिल्ली बैठी है, पेड़ के नीचे, यहाँ पे के नीचे परसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से बिना विसर्ग के, बिना परसर्ग के यदि प्रयोग किया जाए तो जैसे कि उसने आमरण सत्य बोलने का प्रण किया, उसने आजीवन लोगों की सहायता की। ये जो आजीवन और आमरण है, ये शब्द जो है ये बिना परसर्ग के प्रयुक्त हुआ है और ये जो विभक्ति रहित संबंध बोधक है। फिर कभी कभी होता है कि दोनों प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं एक ही शब्द को, या तो विभक्ति के साथ या विभक्ति के बिना, वो गलत नहीं माना जाएगा। अब इसका संबंध बोधक के प्रकार की पुनरावृत्ति करवाती हूँ कि संबंध बोधक के दो प्रकार हैं। पहला क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक, जो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों का ही कार्य संपन्न करें। जो ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों का ही कार्य करते हों, ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण बताया था कि राम श्याम से तेज चलता है, राम श्याम से तेज चलता है। फिर कक्षा के अंदर बैठो, ये सब जो दोनों उदाहरण हैं, दोनों उदाहरण में से तेज शब्द और के अंदर शब्द, ये दोनों ही क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का अंतर आपको बताया गया कि यदि अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हों और तो वे जो है अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंधित हों अगर, तो संबंध बोधक होंगे, और यदि क्रिया की केवल विशेषता बताते हों तो क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए थे, जैसे कि कुसुम शकुंतला से मधुर गाती है, कुसुम शकुंतला से मधुर गाती है, यहाँ पे से मधुर गाती है, ये संबंध बोधक हो जाएगा। और इसी को अगर हम ऐसे बोलते हैं कि कुसुम मधुर गाती है, यहाँ पे गाने की विशेषता बता रहा है, गाना जो है वो क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बताने के वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो यह जो है क्रिया विशेषण है। इसके पश्चात जो आपको बताया गया कि अन्य संबंध बोधक भी हो, इसका दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार आपको बताया गया कि क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक, दूसरा प्रकार है अन्य संबंध बोधक, ठीक है। दूसरा प्रकार है अन्य संबंध बोधक। अन्य संबंध बोधक में ये आपको कुछ प्रकारों के नाम बताए गए थे, जैसे कि कारणात्मक, ये कारण की वजह के द्वारा, ये के सामने ये अन्य संबोध इसके अंतर्गत आएगा। के कारण की वजह से, के द्वारा, के मारे आदि जो शब्द हैं ये कारणात्मक हो जाएंगे। फिर संप्रदानात्मक, के लिए, के वास्ते, के खातिर, के हेतु, ये संप्रदानात्मक हैं। फिर व्यापकतात्मक में के से लेकर और तक तथा पर्यंत शब्द जो है संबंध बोधक है। फिर संगति बोधक में के साथ, के संग, ये जो ये शब्द है ये संगति बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अतिरिक्तात्मकता बोधक, के अलावा, के बगैर, के अतिरिक्त, के बिना आदि शब्द जो है अतिरिक्ता बोधक हो जाएंगे। फिर आपका है तुलनात्मक, की अपेक्षा, की तुलना में, ये जो है ये आपका हो जाएगा तुलनात्मक संबंध बोधक का प्रकार। इसके पश्चात आपका अन्य प्रकार है विकल्पात्मक। विकल्पात्मक के अंतर्गत विकल्प वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे के बदले, की जगह आदि। फिर उदाहरण में आपने सुना कि आपको बताया कि आज रोटी के बदले
पूरी मिलेगी। इसी तरह से फिर अनुकूलात्मक और प्रतिकूलात्मक दो तरह के संबंध बोधक होते हैं। इनमें जो है गवाह ने वकील के अनुसार बयान दिया, या राम ने सारे कार्य मेरे अनुसार मेरे कहने के मेरे कथन के विपरीत किया, ये प्रतिकूलात्मक होगा। राम ने सारे कार्य मेरे कथन के विपरीत किया, ये जो है ये प्रतिकूलात्मक हो जाएगा। संबंधात्मक इसका आखिरी प्रकार है, जिसमें कि के बाबत और के विषय में आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कि आज प्रधानमंत्री जो बीमारी के जैसे कोविड-19 के बीमारी के लॉकडाउन के विषय में बात करेंगे। इस तरह का जो शब्द प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं, ये जो है अन्य संबंध बोधक के प्रकारों के अंतर्गत आ जाता है। धन्यवाद।